नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 17 नवंबर 2020 दिन मंगलवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं। सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हमसे अन्य सोशल साइट्स में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास किया करिए और इसके बाद वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने के बाद वो शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। तो दोस्तों इसी क्रम में उपस्थित हूँ आज की पहली खबर के साथ। शिक्षक भर्ती की वेबसाइट की गड़बड़ी दूर, आवेदन शुरू। टीजीटी की सूचना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले वीडियो में ही बताया था कि पीजीटी के ऑनलाइन आवेदन जिसमें एनआईसी की सर्वर के चलते तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, वो गड़बड़ी अब दूर हो गई है। अब पुनः पूर्व की तरह साइट चलने लगी है। तो देखते हैं ये क्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। चयन बोर्ड की ओर से 13 नवंबर को अचानक एनआईसी के सर्वर में चलते तकनीकी गड़बड़ी के चलते आवेदन प्रक्रिया रोक दी गई थी और ये वेब सर्वर में तकनीकी समस्या दूर करने के बाद विज्ञापन संख्या 01/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी तथा 02/2020 प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा बहाल कर दी गई है। अभ्यर्थी अब बिना किसी बाधा के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन बोर्ड की ओर से दीपावली के अवकाश के दौरान 3 दिन बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो 3 दिन बाद पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो रोक दी गई थी। अब अभ्यर्थी पुनः ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं बीएड की जो काउंसलिंग है वो 19 तारीख से होनी है। 17 तारीख है यानी परसों से बीएड की काउंसलिंग होगी। बीएड की काउंसलिंग 3 चरणों में होगी और इसके सभी दिशा निर्देश इस वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर अपलोड कर दी गई है। तो इसके दिशा निर्देश पढ़कर अभ्यर्थी अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके बाद परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर जल्द होंगे तबादले। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों को जिले के अंदर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक और एक नगर निकाय क्षेत्र से दूसरे निकाय क्षेत्र में तबादले जल्द किए जाएंगे। विभाग ने इसकी नीति बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए काफी समय से मांग हो रही है। शिक्षक संगठन के साथ जनप्रतिनिधि भी इसके लिए दबाव बना रहे हैं। द्विवेदी जी ने बताया कि सभी जिलों ने से जिले के अंदर तबादले के लिए रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। इस बार ग्रामीण और शहरी संवर्ग का बंधन भी समाप्त हो जाएगा। गौरतलब है कि विभाग ने सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटवाने के लिए याचिका हाईकोर्ट में दायर की है, पर इस पर निर्णय आने के बाद ही जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हाईकोर्ट में लगी याचिका का निर्णय जब आ जाएगा तभी इसमें जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि तबादले की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब निर्णय आ जाएगा। फिलहाल अभी तबादले की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी और लेकिन इसके सभी पदों की जानकारी, रिक्त पदों की जानकारी तबादले के लिए मांगी गई है। इसके बाद पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए अब 2 मौके ही बचे। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए 2 मौके ही बचे हैं। काउंसलिंग के 7वें चरण में 14,271 विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित। इसमें 14,271 विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित हो गए हैं। इनमें फार्मेसी पाठ्यक्रम के करीब 9,000 विद्यार्थी हैं। वहीं 8वें चरण की पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनसीटीई के अनुसार 30 नवंबर तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी होनी है। यानी कि पॉलिटेक्निक की पूर्णतया प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी की जानी है। तो जो अभ्यर्थी किसी कारणवश काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं वे भी 8वें चरण की काउंसलिंग में पात्र होंगे। 8वें चरण की जो काउंसलिंग होगी, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं या किसी कारणवश पात्र नहीं हो पाए हैं तो वो भी शामिल हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 4,000 से अधिक है और ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग लिंक से 20 व 21 नवंबर को कॉलेज का चयन कर सकेंगे। तो ऐसे जो विद्यार्थी रह गए हैं उनके काउंसलिंग के लिए चयन 20 व 21 नवंबर को कॉलेज का होगा। इसके बाद राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारियों की कार्यप्रणाली की होगी समीक्षा। 6 मानक तय, 4 या अधिक पर खरा न उतरने पर होगी कार्यवाही। तो इन प्रमुख कार्यों के लिए तय किए गए मानक, तो ये मानक तय किए गए हैं। सचल दल इकाइयों पर वाहन पकड़ना, बड़े मामलों में सीज करने की कार्यवाही लक्ष्य के मुताबिक। तो इसके बाद वाणिज्य कर विभाग में राजस्व वसूली में सुधार के लिए विभागीय अधिकारियों की कार्यक्षमता का
आकलन किया जाएगा, जिसमें 6 मानक तय किए गए हैं। इस आधार पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। इनमें से 4 व अधिक मानकों पर खरा न उतरने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि को लेकर निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी। जो भी अधिकारी अपने कार्य के अनुसार सजग नहीं होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जो भी उसकी कार्य क्षमता होगी, उसका आकलन किया जाएगा और उस पर खरा न उतरने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि से लेकर निलंबन तक की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अब अधिकारियों को बहुत संभल कर कार्य करना होगा और कार्यप्रणाली पर ध्यान देना होगा। इसके बाद अगली खबर, सीबीएसई ने अपलोड किए मॉडल पेपर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के मॉडल अपलोड करेगा, जिसमें सीबीएसई ने बहुत अपना ये सिलेबस भी कम कर दिया है और पास होने के अंक भी कम कर दिए हैं। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी है। वेबसाइट पर मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। सिलेबस 30% घटा दिया गया है। हाल ही में रिवाइज हुए सिलेबस के आधार पर बोर्ड ने मॉडल पेपर शिक्षकों से बनवाकर जारी कर दिए हैं। पेपर पैटर्न में कुछ इस प्रकार किए हैं बदलाव। गणित में मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को हटाया गया है और 1 अंक वाले सवाल का जवाब 1 लाइन में देना होगा। विज्ञान में भी 2 अंक के सवाल हटाए गए हैं, केवल 1, 3, 5 अंक के प्रश्न आएंगे। 12वीं में भी इसी तरह के अंक विषयों में बदलाव किए गए हैं। तो अब अभ्यर्थियों के लिए और भी आसान होगा अच्छे अंक प्राप्त करना। सीबीएसई बोर्ड ने अपना पूरा पैटर्न बदल दिया है और पास होने के लिए अपना सिलेबस भी घटा दिया है। तो अभ्यर्थी सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के मॉडल पेपर देख सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, पाठ्यक्रम समान पर अहर्ता में अंतर। इससे संबंधित मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि यूपीपीएससी में कला विषय के लिए निर्धारित अहर्ता में अंतर को लेकर विवाद और भी गहराता जा रहा है। बड़ी संख्या में चयनित होने के बाद अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो रहे हैं। एलटी समर्थक मोर्चा ने मांग की है, जबकि पाठ्यक्रम एक समान है तो अहर्ता भी एक समान होनी चाहिए। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता रहा है और राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता रहा है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड सहायक अध्यापक कला पद के लिए जो भी अहर्ताएं निर्धारित कर रखी हैं, उसके अनुसार प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट व सामान्य स्नातक होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अहर्ता निर्धारित की है, उसके तहत ललित कला से स्नातक यानी बीएफए और बीएड डिग्री होना चाहिए अथवा ड्राइंग पेंटिंग से स्नातक और बीएड डिग्री होना चाहिए। अहर्ता के विवाद के कारण माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, जब पाठ्यक्रम समान है तो अहर्ता में अंतर क्यों है। जहां तक कि अभ्यर्थियों की बात एकदम सही है। हमारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभ्यर्थियों के प्रति लगातार निराशा की ओर अभ्यर्थियों को बढ़ाता जा रहा है और अभ्यर्थी लगातार इससे रुष्ट होते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन आंदोलन करते हैं। तो अहर्ताओं में अंतर क्यों है। इसी प्रकार आप 2020 की भर्तियों में देख लीजिए, वहीं एलटी ग्रेड सारी चीज़ों को मान रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं मान रहा है। तो अभ्यर्थी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम है, उसी प्रकार अहर्ता भी एक जैसी होनी चाहिए। तो अभ्यर्थियों की मांग है अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम और उसी प्रकार की अहर्ताएं भी होनी चाहिए। इसके बाद अगली खबर है, 10वीं पास आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ही पढ़ा सकेंगी। प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण जल्द शुरू होगा। 20-21 के समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वीं पास कार्यकर्त्री को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। 16,35,000 लोगों को प्रशिक्षण देना है और इसमें आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी कक्षाओं की पढ़ाई शुरू होनी है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर 4 रिसोर्स पर्सन चुने जाने हैं। इनमें 2 मुख्य सेविका और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एक एआरपी होंगे। इसमें वही कार्यकर्त्री चुनी जाएंगी जो 10वीं पास हों और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानती हों। तो अब आंगनबाड़ियों को पढ़ाने का मौका दिया जाएगा और उसमें 10वीं पास और स्मार्टफोन चलाना जानती हों, यही उनकी एलिजिबिलिटी या अहर्ताएँ होंगी। इसके बाद दोस्तों, ये दिल्ली से लगी खबर है, नई नौकरियां 3 दिन में पता चल सकेंगी। अब नई नौकरियों का दिल्ली में खाका खुलने वाला है। 45 दिनों के अंदर संबंधित पक्ष से सुझाव मांगे गए हैं। उसके बाद यह कानून का रूप लेगा। 6 महीने में देश के सभी राज्यों और प्रदेशों में लागू हो सकता है नया श्रम कानून। तो नया श्रम कानून लागू होने के बाद नई नौकरियों की जानकारी मिलेगी, लोगों को 3 दिन में मिल जाएगी। सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों की भी केंद्र और राज्य सरकार की खास पोर्टल पर यह जानकारी उपलब्ध होगी। इससे बेरोजगार लोगों को अच्छे अवसर मिल सकेंगे और केंद्र सरकार की ओर से जारी सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 में यह ड्राफ्ट में प्रावधान किए गए हैं। तो अब
अब लोगों को ज़्यादा नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो वो नया श्रम कानून लागू होने के बाद पोर्टल में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। हाँ, छात्रों को बजट में मिल सकता है स्मार्टफोन या लैपटॉप का तोहफा। नई दिल्ली से खबर लगी है। तो कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ी सभी अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थियों को अब लैपटॉप या स्मार्टफोन का तोहफा मिल सकता है। अभी 28% से ज़्यादा बच्चों को के पास नहीं होगा कोई साधन, तो इसलिए बच्चों को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप का तोहफा भी मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।